औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम रासख अरफानी पार्क मॉडल टाउन में बैठे हुए हैं। मेरे साथ एजुकेशन की एक बड़ी ही मशहूर व मारूफ शख्सियत बैठी हुई हैं। इनका तारफ़ करवाने से पहले मैं इनका थोड़ा सा बायोडाटा बताना चाहूँगा। इन्होंने अलीपुर में होम स्कूल जो कि 100 कनाल्स पर मुश्तमिल था, वहाँ पे एज़ ए प्रिंसिपल काम किया। उसके बाद नेशनल साइंस कॉलेज में एज़ ए प्रिंसिपल भी काम किया, एज़ ए लेक्चरार भी पढ़ाया। इसके बाद APS स्कूल में पढ़ाया। अब आजकल ये QDPS में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा लैंग्वेज के हवाले से, इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से इनकी स्पेशलिटीज़ हैं। IELTS पढ़ा रहे हैं एक एकेडमी में, बहुत मशहूर व मरूफ एकेडमी है। मैं इनका आपसे तारफ़ करवाना चाहूँगा। ये एजुकेशन में इनकी अपनी बहुत ज़्यादा रिसर्च है, बहुत ज़्यादा एक नाम है। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर इरफान मुगल साहब। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। इरफान साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक सर। आप सबसे पहले तो सर आपको ये ईद गुजरी है, ईद मुबारक। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, इतने ज़्यादा कैंपसेस में आपने काम किया और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया, और मेरा ख्याल है कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर रहे हैं। मसलन कंसल्टेंसी के हवाले से भी आपने काम किया, और एजुकेशन में बहुत सारे आपने कारनामे सर अंजाम दिए हैं। तो इतनी छोटी सी उम्र में सर ये इतना सारा कुछ आपने कैसे कर लिया? ये बस सबसे पहले तो अल्लाह ताला का करम है जी। चूँकि एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने टीचिंग को अपना प्रोफेशन सेलेक्ट किया और एज ए टीचर अपना ये सफ़र का आगाज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एग्जेक्टिव पोस्ट पे भी काम करने का मौका दिया। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एज ए कंसल्टेंट भी काम करने का मौका दिया, जैसा कि आप पहले कह चुके हैं। अच्छा सर, ये इतनी छोटी सी एज में आपने जो 100 कनाल्स पे एज ए प्रिंसिपल काम किया, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? इट वाज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। ऐसा है कि मैंने अपने पेशे का आगाज़ एज ए टीचर ही किया था, और बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे जो एजुकेशनिस्ट थे बाबर बिलाल चौधरी साहब, उनसे बहुत कुछ सीखा और सीखने का ये सफ़र जारी रखा। और मेरा ख़्याल है कि सीखने के बग़ैर आप कभी भी कामयाबी की मंजिल को नहीं छू सकते। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। इंसान सारी ज़िंदगी सीखने के अमल से गुजरता रहता है। एग्जैक्टली। तो जो इस अमल से रुक जाता है, ये अमल उसका रुक जाता है, तो वो स्टॉप हो जाता है, उसका सारा सिस्टम स्टॉप हो जाता है। अच्छा सर, वहाँ पे 100 कनाल्स पे जो स्कूल था, उसकी कोई बताएंगे हमें खूबी कि क्या थी, वो किस तरह का था, एजुकेशन सिस्टम क्या था उसका, कि क्या वो सारा आज जो यहाँ पे हम सिस्टम देखते हैं अपने शहर में गुजरांवाला में और दूसरे नॉर्मल जो स्कूल हैं, क्या उनसे वो डिफरेंट था ये सारा सिस्टम उनका? बिल्कुल, ये बिल्कुल मुख्तलिफ था। सबसे जो हम चीज़ जिसे हम डिफ़र कर सकते हैं वो ये था कि वो एक एजुकेशनिस्ट की सुपरविजन में चल रहा था। यहाँ पे शहजाद साहब, आप अक्सर स्कूल्स को देखते हैं, वो या तो कोई बिजनेसमैन हैं और यहाँ ऐसे ही सरमायाकार हैं जिन्होंने इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर की ज़ेरे नुकरानी चल रहा होता है, जिनको एजुकेशन की अल्फ़ाबेट्स का भी नहीं पता होता। तो जो हमारा एक सिस्टम था 100 कनाल्स के ऊपर, उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि हम सबसे जो लो लेवल का बच्चा है, जिसे आप बैक बेंचर आम ज़ुबान में बोलते हैं, हम उसको भी दूसरे बच्चों के साथ ला के खड़ा करते थे। तो ये सबसे बड़ी खूबी थी। उसके ऊपर हम मुख्तलिफ जो है वो प्रैक्टिकल मेथडोलॉजी, टीचिंग मेथडोलॉजी के ज़रिए से हम उसको ऊपर लेके आते थे, और वो बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे की तरह परफॉर्म कर पाता था। बिल्कुल सही है। यानी वहाँ पे कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहता था कि जिसको आप कहें कि वो नालायक है। बिल्कुल, बल्कि हमारा स्लोगन भी यही था, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड। नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड। अच्छा सर, इसके बाद आपने वहाँ से छोड़ दिया, अपनी एक कंसल्टेंसी की विजडम के नाम से आपने एक कंसल्टेंसी की एक आपकी थी, एक इंस्टीट्यूशन था जिसको ज्वाइन कर लिया। तो उसमें क्या आपने फिर सर्विसेज खिदमात सर अंजाम दी? उसमें हम मुख्तलिफ़ स्कूल्स के पास जाते थे और मुख्तलिफ़ स्कूल हमारे साथ रब्ता करते थे, जिनको ये प्रॉब्लम्स पेश आती थी कि उनका स्कूल बेहतर अंदाज से नहीं चल रहा, या जिनका ड्रॉप आउट हर साल बहुत ज़्यादा हो जाता था।
चूँकि मेरी अपनी ज़ाती रिसर्च भी ड्रॉप आउट के ऊपर बहुत अच्छी तरह से है कि किस तरह ड्रॉप आउट को रोका जा सके। उसका सबसे बड़ा फार्मूला ये है कि आप बच्चे को पूरा साल बच्चों के ऊपर मेहनत करें, और जब आप पूरा साल बच्चे के ऊपर मेहनत करेंगे, एट द एंड जब रिज़ल्ट आएगा तो सारे पेरेंट्स तकरीबन आपके साथ सेटिस्फाई होंगे और बच्चे भी मुआशरे का बेहतर रुकन बनने के लिए तैयार होते हैं। तो जब आपके स्कूल से बच्चे एजुकेशन से फारिग तहसील होते हैं तो वो अपना अहम किरदार अदा करते हैं मुआशरे के अंदर। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि किसी भी स्कूल का जो ड्रॉप आउट है वो उसके लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन की वजह से है, क्योंकि सारा साल हम लोग मेहनत नहीं करते और बच्चे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा बहुत लो लेवल पे आता है तो जब साल के एंड पे उसकी इवैल्यूएशन होती है तो वो उसी लेवल पे खड़ा होता है, तो फिर वालिदैन मजबूर हो जाते हैं कि वो अपने बच्चे को आपके इदारे से उठवा लें। वालिदैन देखते हैं कि इसमें स्कूल वालों की तरफ से कोई ऐसी एफर्ट नहीं हुई जिससे उसमें इम्प्रूवमेंट हो। हाँ एग्जैक्टली, वालिदैन ना सिर्फ एजुकेशन में देखते हैं बल्कि वो किरदार साजी के अंदर, कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर भी बच्चे को परखते हैं कि हमारे बच्चे में कैरेक्टर बिल्डिंग कितना बिल्ड हुआ है, उसके अंदर क्या मुस्बत खूबियाँ आई हैं। अगर आप सिर्फ एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे, कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं करेंगे, तो फिर भी एक बहुत बड़ा फ़्लॉ है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तमाम स्कूलों को चाहिए कि वो एजुकेशन के ऊपर, ना सिर्फ एजुकेशन के ऊपर बल्कि कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर भी काम करें। अच्छा सर, हमारे माशरे का ये एक बहुत बड़ा बैकड्रा है कि लोगों ने अदारे तो खोल लिए हैं लेकिन उनको अदारे चलाने नहीं आते, या उनको बच्चों को एजुकेट नहीं करना आता, या उनको बच्चों की तरबियत नहीं करनी आती, या इससे हट के मैं देखता हूँ कि उनको अपने टीचर्स की तरबियत नहीं करनी आती कि वो उनको टीच कैसे करें, स्टूडेंट्स को पढ़ाएं कैसे। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि बहुत से लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं कि उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। एग्जैक्टली, क्योंकि जब आप इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप करेक्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उसके बाद आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के साथ, किसी अच्छे ट्रेनर के साथ रब्ता करें, और कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ही कामयाबी का एक रास्ता है। इसके बग़ैर अगर आप मॉडर्न एजुकेशन बच्चे को देना चाहते हैं तो वो बिल्कुल नामुमकिन है। तो उसके लिए एक बेहतर ट्रेनर, एक बेहतर कोच, एक बेहतर मेंटोर की ज़रूरत है, जो कि तमाम स्कूलों को अप्रोच करना चाहिए और अपने टीचर्स और अपने स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद करवाना चाहिए। सही है। अच्छा सर, हमारे स्कूलों में या हमारे जो बच्चों में मैंने एक चीज़ देखी है कि लोग, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को स्कूल डाल देते हैं, उसके बाद मैट्रिक के बाद FSC करवाना शुरू कर देते हैं, या ICS करवा देते हैं, या ICOM पढ़ा देते हैं। अच्छा, वो बच्चे का एप्टीट्यूड नहीं देखते कि बच्चे का रुझान किस तरफ है, तो किस तरफ हमने उसको लेकर जाना है। तो क्या आप समझते हैं सर कि इसलिए इसके लिए कोई एक स्पेशल शोबा होना चाहिए, ऐसी कोई जजमेंट होनी चाहिए, कुछ साइकोलॉजिकल कोई ऐसा कोई मेंटेन होना चाहिए जो बच्चों के बारे में बताए हमें कि आपका बच्चा, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो ये हैं और उसको आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ाएँ? इज़ इट कोई ऐसा शोबा होना चाहिए? एग्जैक्टली, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया का कोई काम भी ट्रेनिंग के बगैर आप नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर आप प्लम्बर बनना चाहते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा। इसी तरह डॉक्टर का प्रोफेशन है, वो पहले आपको सीखना पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम पेरेंट्स की तरफ आते हैं तो बस ऐसे ही शादी हुई, बच्चे हुए और उनको किसी न किसी स्कूल में हम दाखिल करवा देते हैं, और दाखिल करवाने के बाद ये हम समझते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी पूरी हो चुकी है। मैं ये समझता हूँ कि जो कैरियर काउंसलिंग है वो बच्चों की तो होनी ही चाहिए। हर स्कूल में एक कैरियर काउंसलिंग का डिपार्टमेंट होना चाहिए जो बच्चों की वक्तन फ़वक्तन कैरियर काउंसलिंग करता रहे, उनके एप्टीट्यूड को, उनके इंटरेस्ट को, उनके क्रेज़ को देख के उनको गाइड कर सके कि आप किस शोबे के लिए बेहतर हैं, या आपकी जो प्लस पॉइंट है वो किस प्लेस पे है। मीन आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। अगर बच्चे की स्ट्रेंथ्स को स्कूल वाले बाकायदा तौर पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक उसको रोड मैप बना के देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हर बच्चा मुआशरे के अंदर कामयाबी के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है। मेरा ख्याल है इस तरह से उसकी कारकर्दगी, जो बच्चे की अपनी कारकर्दगी है,
अगर वो 10% है वो 100%, 90% पे जा सकती है, 80% पे जा सकती है। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। उसके लिए पेरेंट्स की ट्रेनिंग्स भी बड़ी ज़रूरी हैं, जिसको पेरेंटिंग सेशंस भी कहा जाता है। हम मुख्तलिफ़ जगहों पे पेरेंटिंग सेशंस भी करते हैं। अच्छा, आज उसमें सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, पेरेंट्स की इसमें मुख्तसर सा बताइएगा कि उनकी ट्रेनिंग में ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए कि जिससे वो अपने बच्चों को लुक आफ्टर बेहतर कर सकें। बच्चे की मुख्तलिफ़ किस्म की नीड्स होती हैं, जिसके अंदर बच्चे की सबसे पहले फ़िज़िकल नीड्स हैं। पेरेंट्स किसी ना किसी हवाले से वो तो पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन आजकल बहरहाल उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ चुकी है। जैसे कि बच्चे की जो स्लीप है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। आजकल माएँ अपने बच्चों को सारा दिन कार्टून्स वगैरह दिखाती रहती हैं, या बच्चे जो थोड़े से ग्रोन अप हैं वो सारी रात मोबाइल यूज़ करने के बाद सुबह स्कूल आते हैं, थके हुए होते हैं और उनसे उस तरह परफॉर्म नहीं वो कर पाते। तो सबसे बढ़ के ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले फ़िज़िकल नीड्स हैं, उसके बाद बच्चे की कुछ इमोशनल नीड्स भी हैं। इमोशनल नीड्स में बच्चे को पेरेंट्स का वक्त दरकार होता है, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चों को वक्त नहीं दे पाते। वो या तो बिज़ी होते हैं या फिर उन्हें इस बात का शऊर नहीं होता कि वो अपने बच्चे के लिए वक्त का बाकायदा इंतज़ाम करें, उनके साथ खेलें, उनकी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करें, अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाएं, अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग उनके साथ क्रिएट करें। और आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि ये मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है। चूँकि आपकी बच्चा पेरेंट्स आजकल ये बात करते हैं, चूँकि आजकल बच्चा बात उसी की मानता है जिसको वो पसंद करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी बात माने तो आपको पहले उसका पसंदीदा इंसान बनना पड़ेगा। अगर आप उसके फेवरेट पर्सनैलिटीज़ में नहीं हैं तो वो आपकी बात नहीं मानेगा। क्योंकि इसकी लॉजिकल एग्जांपल मैं ये भी देना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात वालिदैन टीचर्स को कॉल करके कह रहे होते हैं कि मेरे बेटे को कहें कि वो खाना खा ले, मेरे बेटे को कहे कि वो ये काम कर ले। ये मामूली सी बात है। तो ये बच्चे की सबसे पहले फ़िज़िकल नीड हैं, उसके बाद बच्चे की इमोशनल नीड्स हैं, उसके बाद साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। ये बच्चे की जब तक आप नीड्स पूरी नहीं करेंगे तो बच्चा होलिस्टिक डेवलपमेंट के प्रोसेस से नहीं गुज़र पाएगा। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब मेरे नज़दीक तो यही है कि बच्चे की सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक उसकी जो है मेंटोरिंग और कोचिंग की जाए और उसको बेहतर किया जा सके। यानी आपका कहना यह है कि इन सारी चीज़ों के हवाले से पेरेंट्स के साथ सेशन होने चाहिए। एग्जैक्टली। पेरेंट्स की इस हवाले से तरबियत होनी चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन हमारे मोस्टली जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे एक तो वसाइल की भी कमी होती है और दूसरा लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं होता, उनकी ऐसी कोई प्रायोरिटीज़ भी नहीं होती। तो इस हवाले से भी आप इंस्टीट्यूशंस वालों को क्या कहना चाहेंगे? शहजाद साहब, आपने खुद कहा कि उनकी प्रायोरिटीज़ नहीं होती हैं। मुझे लगता है कि वसाइल का इशू नहीं है, प्रायोरिटीज़ का इशू है। कुछ लोग बहुत इनिशियल लेवल पे भी कंसल्टेंट को हायर करना पसंद करते हैं, वो मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग सेशंस भी करवाते हैं, साइकोलॉजिस्ट को भी बुलाते हैं, वो बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं ताकि उनके बच्चे बेहतर तालीम हासिल करके जदीद तालीम के तकाज़ों को पूरा कर सकें। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा जिनकी रेवेन्यू तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो ना तो बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, ना ही अपने टीचर्स के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और ऐसे स्कूल चंद ही सालों के अंदर डिक्लाइन का शिकार हो जाते हैं। वो तनज़्ज़ुली की तरफ। हाँ, एग्जैक्टली। अक्सर ये देखने में आया। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, आपने इसके बाद एज ए लेक्चरार भी काम किया और अब आजकल आप QDPS में पढ़ा रहे हैं और इसके साथ साथ आप लैंग्वेज स्पेशलिस्ट भी हैं, IELTS भी पढ़ा रहे हैं सर। अच्छा सर, लैंग्वेज के हवाले से हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, सब्जेक्ट है। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं, उनको इस तरह की कोई लैंग्वेज की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहिए या करना चाहिए, इसको अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे नज़दीक हर वालिदैन की, शहजाद साहब, इंटरेस्टिंगली एक ही ख्वाहिश है कि उसका बेटा 5 वक्त की नमाज़ पढ़े और अच्छी इंग्लिश बोले। अच्छी इंग्लिश बोले। अच्छी इंग्लिश, ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है वालिदैन की। चाहे
वालिदैन ख़ुद पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, चाहे ख़ुद नमाज़ पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। तो ये दो ख्वाहिशात हैं। जो हम पहले बात कर रहे थे कैरेक्टर बिल्डिंग की, एक चीज़ आ जाती है कैरेक्टर बिल्डिंग की कैटेगरी में, और दूसरी चीज़ लैंग्वेज की है। डेफिनेटली चूँकि हम अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, तो यहाँ पे हर एक की ख्वाहिश है कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखूँ। उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज कल्चर का होना बहुत ज़रूरी है, स्कूल्स के अंदर भी और पेरेंट्स भी। अगर घर के अंदर भी अगर पेरेंट्स भी थोड़ी सी ट्राई करें तो बच्चे ने जो स्कूल से सीखा है वो घर आके अगर इम्प्लीमेंट करता है पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स इलिटरेट भी हैं, फिर भी बच्चों जो सीख रहा है वो आके बोले, उससे अपनी उसकी जो सीखने का अमल है वो बेहतर हो जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप देखते हैं कि जो कोई 5% बच्चे घर आके ट्राई करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे चाचू चाची या दादा दादी उसको डिस्करेज कर देते हैं, उसको वो प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका नहीं देते। मैं ये समझता हूँ, देखें मैं आपसे बल्कि एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने बचपन में जब पंजाबी ज़ुबान सीखी थी या उर्दू सीखी थी, तो क्या आपने किसी किताब से सीखी थी, क्या आपने किसी मेंटोर से सीखी थी? नहीं, ज़ाहिर है वो तो ऑब्वियसली इन्वायरमेंट का एक नतीजा था। जो मेरे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट था उसमें सारे लोग जो बोल रहे थे जो लैंग्वेज, तो ऑटोमेटिकली वो मुझे भी वो मेरे अंदर भी इंस्टॉल हो गई। तो बिल्कुल इंग्लिश भी इसी तरह एक लैंग्वेज है। जब हम मुख्तलिफ वर्ड्स अपने माइंड के अंदर यहाँ पे स्टोर करते हैं, हमारा जो ट्रेजर हाउस है वोकैबुलरी का वो बढ़ता जाता है, एक्सपैंड होता जाता है। हम कुछ स्टोरेज जब ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उसको स्पीक आउट करते हैं, हम उसको बोल पाते हैं। तो इसी तरह जो स्पीकिंग का ताल्लुक़ है वो आपके लिसनिंग से है, जो स्पीकिंग का ताल्लुक़ है वो आपकी लिसनिंग से है। और जो सामे है तो अच्छे बिल्कुल, अगर अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। इसी तरह रीडिंग जो है अगर आपकी बेहतर है तो आप एक अच्छे राइटर बन जाते हैं। अच्छा सर, जो हमारा सबसे बड़ा ये एक बैकड्रॉ है कि हमारे जो स्कूल लेवल के बच्चे हैं, जब ये स्कूल लेवल से मैट्रिक करके कॉलेज लेवल पे आते हैं तो इनको इंग्लिश की नो का भी पता नहीं होता, वहाँ पे ग्रामर का नहीं पता होता, किसी चीज़ का पता नहीं होता। तो वो यकदम जब इंटरमीडिएट लेवल पे आके FSC लेवल पे आते हैं तो उनको बड़ा सारा कुछ मुश्किल लगता है, सारा कुछ पढ़ना भी, हर चीज़। तो इस हवाले से आप क्या सजेस्ट करते हैं कि ये स्कूल लेवल पे किस लेवल से ये काम शुरू हो जाना चाहिए? शहजाद साहब, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब हमारे टीचर जिस टेबल के ऊपर हम बैठे हैं, इस टेबल मैन मेज़ पढ़ाएंगे, तो जब वो मैट्रिकुलेशन से निकलेंगे FSC में जाएंगे, वहाँ पे लेवल थोड़ा साफ होता है। ट्री मैंने दरख्त पढ़ाएंगे तो आपकी इंग्लिश बेहतर नहीं हो सकती। इंग्लिश सिर्फ उसी तभी बेहतर होगी जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि आपने इन्वायरमेंट से पंजाबी और उर्दू सीखी है। जब प्रॉपर स्कूल के अंदर इन्वायरमेंट होगा, जब आप वेल क्वालिफाइड टीचर्स को हायर करेंगे, चूँकि बहुत से स्कूल्स हायरिंग के टाइम पे बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो एक सस्ते टीचर को हायर करके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ, जो कि वालिदैन का सबसे बड़ा असासा हैं, उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके मुस्तकबिल को तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, स्कूल्स को एक बेहतर मुअल्लम हायर करना चाहिए, एक बेहतर वेल ट्रेंड और क्वालिफाइड टीचर्स को हायर करना चाहिए जिनकी अपनी स्पोकन बेहतर हो, ताकि वो बच्चों के अंदर भी ट्रांसफ़र कर सकें और बच्चे नेक्स्ट जनरेशन को सिखा सकें। अच्छा सर, इसके लिए ये भी हो सकता है कि जो टीचर्स वो हायर करते हैं या उनको प्रॉपर किसी आप जैसे ट्रेनर से ट्रेनिंग दिलवा दें, एग्जैक्टली लैंग्वेज के हवाले से हो, चाहे टीचिंग के हवाले से हो, चाहे तरबियत के हवाले से हो। वो स्कूल जो ऐसे टीचर्स को हायर करते हैं जिनका लेवल इस लेवल पे नहीं होता कि वो अच्छे लेवल पे इंग्लिश बोल सकें, ट्रेनिंग कर सकें, तो उसके लिए फिर ये है कि वो इरफान मुगल साहब को हायर कर लें। वो ऐसा है कि ये कहा जाता है कि मौत के खौफ के बाद सबसे बड़ा खौफ पब्लिक स्पीकिंग का है। अब कुछ हमारे टीचर्स हजरात ऐसे भी हैं जिनको इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर कमांड होती है, वो बोल सकते हैं, लेकिन चूँकि इन्वायरमेंट की वजह से टू बी जज्ड बाय अदर, उन्हें ये होता है कि दूसरे मुझे जज कर रहे हैं, तो इसलिए वो उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते।
दिन ब दिन उनकी जो स्पोकन लेवल है वो डाउन चला जाता है। सर Exactly. बहुत शुक्रिया, बहुत ही कम्प्रीहेंसिव हमारी गुफ्तगू हुई। आखिर में मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, बेहद मशकूर हूँ कि आपने इतने इंफॉर्मेटिव तरीके से हमारे नाज़रीन को ये सारा कुछ बताया। जाते जाते मैं सिर्फ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई अहम मैसेज है पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए या हमारे इस पाकिस्तान कौम के लिए, तो वो मुख्तसर साहब कोई मैसेज एक दे रहे हैं छोटा सा। मुझे लगता है कि कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट बोथ फॉर टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए, और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए हमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी तरह बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाएगी। होलिस्टिक डेवलपमेंट एक ऐसी टर्म है जो शायद हम स्कूलों में उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो अगर हर जो स्कूल है, स्कूल ऑनर है, वो होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ी सी रीइंफोर्समेंट करे और बच्चों की लर्निंग के ऊपर काम करे, तो डेफिनेटली एजुकेशन फील्ड के अंदर एक रेवोल्यूशन बर्पा किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपका। नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आपका होस्ट प्रोफेसर शहजाद खान अपने कैमरामैन नज़ीर नाजी साहब के साथ इजाज़त चाहूँगा। हम इसी तरह आपको मुख्तलिफ़ एजुकेशनल पर्सनालिटी से मिलाते रहेंगे और एजुकेशन के हवाले से मुख्तलिफ़ जो मसाइल हैं, मुख्तलिफ़ जो इम्प्रूवमेंट्स की जिनकी ज़रूरत है, इस पर हम बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।